नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। टक्कर में आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के मुश्किल दिनों की, और ये मुश्किल दिन और बढ़ते जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, तो दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। टक्कर के बुधवार एडिशन में 2024 की पारी आम आदमी पार्टी पर संकट है बहुत भारी। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर, फिर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। मात्र 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका लगा है। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। उधर दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकल? कांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं अब ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो आज एएपी की बढ़ती मुश्किलों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। 24 घंटे में आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ का विश्लेषण। मुसीबत नंबर 1, भ्रष्टाचार पर आईना दिखाकर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। राजकुमार आनंद क्या बोले हैं यह भी जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से मैं खुद को दूर रखना चाहता हूं, और भी बहुत कुछ बोला है राजकुमार आनंद ने। मुसीबत नंबर 2, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भरपूर सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मुसीबत नंबर 3, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते तक उसको टाल दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। मुसीबत नंबर 4, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुसीबत नंबर 5, नैतिकता की दुहाई देकर बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। यानी बीते 24 घंटे में आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न है, क्या कुर्सी की लड़ाई में नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है? आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है। और बड़े मेहमान कौन कौन जुड़े हैं? डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, संजीव झा है आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन संजीव झा, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपके शुरुआत के 50 सेकंड है। स्पष्ट रूप से सवाल है, राजकुमार आनंद जो कुछ बोल के गए हैं, जो कुछ कह के गए हैं, उसके बाद अब क्या बचता है ढकने को? देखिए, मुझे लगता है कि ये फेयर तब होता जब आप राजकुमार आनंद जी के 4 घंटे पहले का ट्वीट दिखा देते। 4 घंटा पहले ही इन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और हम अग्नि परीक्षा देंगे। तो आखिर 4 घंटे में ऐसा क्या हो गया? 4 घंटे में किसी का विचार नहीं बदल सकता। हाँ, 4 घंटे में किसी को धमका दो, डरा दो अगर, तो डर जरूर सकता है।
तो जो कुछ भी कह रहे थे राजकुमार आनंद, वो राजकुमार आनंद नहीं कर रहे थे, राजकुमार आनंद को लिख के दे दिया गया था, चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो राजकुमार आनंद की बात जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, यहाँ भी करने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, हमें जेल भेजकर हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं। यू सेड दैट ये जो कुछ करवा रही है ये डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो हाईकोर्ट कह रहा है वो कौन कह रहा है? जो हाईकोर्ट ने बातें बोली, जो स्प्लिटिंग बातें बोली, वो कौन कह रहा है? तो क्या आप तो बहुत बड़े पत्रकार और पढ़े लिखे पत्रकार हैं, क्या वो जजमेंट है? मान लीजिए क्रिकेट में कमेंट्री सुन के अगर आप बिल्कुल जजमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, वो इट इज ऑर्डर। हद कर रहे हैं। किस बात का ऑर्डर है? किस बात का ऑर्डर है? रिमांड का और अरेस्ट के ग्राउंड के चैलेंज का। केस का ऑर्डर नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के फैसले को नहीं तो केस का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अरेस्ट की ग्राउंड को आपने इलीगल करार देने की बात कही थी। उन्होंने बोला कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है, और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के सीएम के नाते ये सब चीजें हैं। बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो यही इसी कोर्ट ने और यही माननीय न्यायाधीश महोदया ने संजय सिंह जी के केसेस में बिल्कुल डिट्टो वही 4 बातें कही थी जो 4 बातें अरविंद जी के केसेस में कही गई। फिर उसके बाद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। तो क्या हम तो ये नहीं कह रहे केस खत्म हो गया, अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल में कह रहा हूं दोनों बात। तब मैं कह रहा हूं कि बीच की क्रिकेट की कमेंट्री सुन करके क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, हाईकोर्ट की कमेंट्री है सर, हाईकोर्ट की कमेंट्री है। और हाईकोर्ट ने बोला जब आप सरकारी गवाह पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, आप हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, ये हाईकोर्ट के जज की कमेंट्री है, और हाईकोर्ट की जज की कमेंट्री ऑर्डर के अंदर आई है, इसलिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए। देखिए, मुझे न्यायालय का पूरा सम्मान है और माननीय न्यायाधीश का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इसी कोर्ट ने, इन्हीं माननीय न्यायाधीश ने यही बात संजय सिंह जी के बारे में कहा था कि अप्रूवर का बयान ये 164 सीआरपीसी के बयान के बराबर है और इसको आप मजाक नहीं कर ले सकते, ये सीरियस एलिगेशन है। वही 4 बातें आपको मैं कहूं, पूरा जजमेंट संजय सिंह जी का मेरे पास पढ़ा हुआ है, पढ़ के सुना दूं और दोनों जजमेंट को टैली कर लीजिए आप। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं, देखिए पहले तो आपने बेल लगाई नहीं थी, पहले तो इस केस में बेल नहीं लगाई थी आपको जो, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो राजकुमार आनंद कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट कह रहा है, वो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि देर कहीं ना कहीं फॉल्टी लाइन है। राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अब आप इसको ईडी का जामा दे, बीजेपी का जामा दे, वो आपका नैरेटिव है, वो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव है। मैं बीजेपी का रुख करता हूं। आपने लंबा बोला, जी संजीव झा जी, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए राजकुमार आनंद जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैं डर के जेल जा रहा हूं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब आपका नैरेटिव है ना, जो भारतीय पार्टी कहेगा वही कहेंगे ना। नहीं, ये तो आपका नैरेटिव है। हो तो सकता है 4 घंटे में उनकी नैतिकता का तकाजा ये कह रहा हो कि अब जब इतने 4 घंटे में जाग गई, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊं, ये आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपका वर्जन है, ये भी आपका नैरेटिव है, ये भी आपका नैरेटिव है, ये देश का नैरेटिव है। राजकुमार, मैं तो किसी का नैरेटिव नहीं बोल रहा, मैं तो राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूं। आपने बोला कि राजकुमार आनंद डर के कर रहे होंगे, ये आप परसीव कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हाँ, देखिए अभी तक अजय आलोक, अभी तक तो आरोप लग रहे थे कि ईडी के दबाव में, ईडी का दबाव, बीजेपी के दबाव में ईडी बहुत सारी कार्रवाइयां कर रही है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। उसके बाद आज राजकुमार आनंद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। ये भी सब आपने कराया है। आप आम आदमी पार्टी को कहां लेके जाना चाहते हैं? आप आम आदमी पार्टी से डरते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, यह आरोप है आप पर। अमित शाह कहां थेथरों के चक्कर में पड़ रहे हैं? अपना सर मार मार के दीवार पे फोड़ लीजिए कि मानने वाले जीव हैं। सुनिए जरा 1 मिनट। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। दूसरा, भगवान राम हुए, ये है कलेजा इनका।
तो ये लोग थेथरोलॉजी करने में आम अराजक पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता भी परेशान है, एक के बाद एक। और तो और आपको बताता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि एक कंपनी कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। आज इनके एक जिला के प्रेसिडेंट ने, जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर जज बिकाऊ नहीं होता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये जज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब को किया है, हर जज बिकाऊ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी उसी तरह से हमें न्याय देंगे जिस तरह संजय सिंह के केस में दिया। क्या दोनों केस एक हैं? टेक्निकलिटीज के हिसाब से एक हैं। संजय सिंह के केस में देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस, और उसके बावजूद इनके जिला अध्यक्ष ने यह कहा। यह कंपनी है, फ्रॉडों की कंपनी है। और मैंने शुरू से कहा, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि एशियन पेंट को भी उतरने में 10 साल का समय लगता है, उसका एडवर्टीजमेंट में था। इनका भी 10 साल हो गया, रंग उतर रहा है। एक के बाद एक झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब फैक्ट्री पे बैठे हुए झूठों की। खुलासा करूंगा। कभी संजय सिंह खुलासा करेंगे, कभी सुनीता केजरीवाल खुलासा करेंगी, कभी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे। अरे क्रीमाफिन की गोली शर्मा गई खुलासा करते हुए, लेकिन इन लोग कब झूठ नहीं शर्माता है, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे जाइए ना भाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ जब हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेशिया सारे एविडेंस हैं ईडी के पास आपको बंद करने के लिए। आप तो बेल मांगने ही नहीं गए थे ना। आप बेल मांगने कहां गए थे? आम आदमी पार्टी ने तो जमानत मांगी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने तो यह कहा था कि फर्जी केस है, क्वैश कर दीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा फर्जी केस नहीं है, एविडेंस है। और चीफ मिनिस्टर कोई स्वर्ग से उतरा हुआ आदमी नहीं होता है जिसके लिए अलग से लॉ बने, उसको इसी धरती का कानून मानना है। आपको कानून मानने में दिक्कत है, और वो तो है ही आपको, क्योंकि आप तो खुद घोषित कर चुके हैं 26 जनवरी को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा विश्व हमें देख रहा था, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर धरना दे रहा था, कह रहा था कि हम अराजक हैं। आप तो अराजक हैं ही, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है। यकीन मानिए बहुत बुरे दिन आने वाले। हम नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म करवा रहे हैं हुजूर, आपके कर्म ऐसे हैं। ओके, बीजेपी कह रही है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कर्म उनसे ये करवा रहे हैं। संजीव झा, योर रिप्लाई। और इसी बीच राजकुमार आनंद ने गंभीर आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अब कोई सीरियसनेस बची नहीं है। बहुत गंभीर आरोप। हाई कोर्ट की कल की टिप्पणी के बाद राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला कहा है, और यह भी कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता, पार्टी पे दलितों का सम्मान नहीं होता, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं है, यह भी कहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसी दल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं मैं किसी दल में नहीं जा रहा। संजीव झा, किसी दल में नहीं जा रहे राजकुमार आनंद। दलितों का सम्मान नहीं करती आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। आपने ही कहा, संजीव झा जी, आपने ही कहा राजकुमार आनंद जी तो दिल्ली में मंत्री थे भाई, तो सम्मान तो उनको मिला। सम्मान कैसे नहीं मिला? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद जो कह रहे हैं, राजकुमार आनंद नहीं कह रहे हैं, इनको कहलवाया जा रहा। अभी कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कहलवा लें। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने याद दिलाया, देश में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट आपको दिखेगा जिसमें सीटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया था, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 75 साल के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया हो? वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। देखिए, हमारे पास बड़ा आसान रास्ता था सबके पास भाई। हमारा बड़ा आसान रास्ता था। अगर मान लीजिए अजीत पवार जी की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते तो हमारा सरकार बना ली, केस खत्म हो जाता। और अजय आलोक बेचारे क्या ही बोलेंगे, ये भी तो जेडीयू से आए हुए, कल तक जेडीयू में थे, आज सरकार बनाने क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे पास शुभेंदु अधिकारी जैसा, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा हो, भाई छगन भुजबल हो, अगर वो राष्ट्रीय अपना लेते तो आज यहाँ पर बैठे बैठे अजय आलोक हमारी गुणगान करते हैं। लीगल नोटिस मिलेगा। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोर्ट ने राहत दी थी। अगर कोर्ट पर सवाल है तो फिर कोर्ट पे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोर्ट पे जाना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड संजीव झा, मेरा प्रश्न ये है, आपने बोला अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया था, और अरविंद जी ने कुछ बोला कि मुझे कलेजा चाहिए, जिस बाइट को कोट करा भी आलोक जी ने। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब वो कलेजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब वो कुर्सी का मोह क्यों नहीं छूट रहा है? ये सवाल खड़े होंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बात कुर्सी नहीं, ऐसे आरोप पर अगर कुर्सी छोड़ने लगे
तो हमारे सभी मंत्री एमएलए को जोड़ लीजिए आप, तो 195 एफआईआर है। और भाई 145 एफआईआर में तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पार्टी की तरह काम किया और कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन इसमें समय लगता है। अब मान लीजिए फिर अभी आप इसी मंत्रालय में देखिए ना, इसी मंत्रालय में देखिए, अब सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा दिया, अतिशी जी पर आरोप लगा दिया, फिर तो अरविंद जी ने बोला ना कि ये मिलते थे विजय नायर से, इसीलिए बात सही है गलत, वो तो ईडी ने बोला ना, अरविंद जी ने ये खुलासा करा। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला कोई भी आरोप लगा दे। सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप था? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप था, उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और तो और पंजाब के मंत्री से इस्तीफा लिया आपने। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही तो था, इस्तीफा लिया पंजाब के मंत्री से। मैं यही कह रहा हूं, तो अब क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि जेल में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी दूसरे प्रेसिडेंट सेट करी, वो एकमात्र आम आदमी में ऐसी पार्टी है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री पर आरोप लगा पंजाब में, तो उसका इस्तीफा लिया, उसको जेल भेजा। दिल्ली में भी एक बार ऐसा किया था। आपने कहा कि मनीष जी से क्यों लिया और सत्येंद्र जैन से क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे जिसके आप कह रहे हैं कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मुख्यमंत्री के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट रोल था। और वो मतलब ये काउंटर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके रहने न रहने जाने से फर्क क्या पड़ता है? फिर सवाल दूसरी तरफ से ये आएगा, हद हो गई। आप ना जंप कर जाते हैं। मैं जंप नहीं करा, आपने जो बोला तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो चल सकता है, एक बात। दूसरी बात कि आज ये कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर यही प्रेसिडेंट करके हम भगवंत मान को जेल भेज देंगे, उसको इस्तीफा कराएंगे। एक मंत्री जो मंत्री बनेगा उसको जेल भेज के इस्तीफा कराएंगे। देखिए तो ये सारी अब मुझे अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ वो जिम्मेदार होते हैं जो कैबिनेट में होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर उनके मंत्री ने गड़बड़ करी तो जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई मंत्री गड़बड़ करता है, किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी पर को सफाई देनी पड़ेगी उस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ याद करिए, एमजे अकबर पे आरोप लगा था मीटू का, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया गया था, हुआ था इसी देश के अंदर। एमजे अकबर मंत्री थे मोदी सरकार की कैबिनेट में, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया था। पॉइंट यही है कि शुचिता की राजनीति की बात करना आसान है, शुचिता की राजनीति निभाना कठिन है। लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अजय आलोक, दबाव आपका है, आप खेल दूसरा करना चाहते हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। ये गंभीरता से नहीं, या कैसे लेते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है ईडी की, तो वो फंसाते हैं आतिशी और सौरभ को। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भगवंत मान का नाम ले आते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहते हैं, और संजीव झा उसको सेकंड करते हैं। मुझे तो वो जो क्या आधार है, मुझे मारा ना, मार, हिम्मत है तो इसको भी मार, अच्छा इसको मार दिया, अच्छा हिम्मत है तब इसको भी मार। क्या मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना दिया। संजीव झा जी चुने हुए विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई विधायक नहीं है और कोई विभाग नहीं है। अजीब हालत है भाई, पूरे सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये गुरु घंटाल के ब्रेन से भारतीय लोकतंत्र चलेगा क्या कि मेरे पास कोई विभाग नहीं होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? ऐसी साजिश करता मान लिया। अरे और तो और कंपनी बता दी आपकी पार्टी को। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर आज तक का सबसे बड़ा काला धब्बा कोई हुआ होगा तो ये यही 20 दिन है। अरविंद जी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में कि 20 दिन से गिरफ्तार मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं आया। और देश की जनता देख रही है, और ये बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह टीवी पे आगे कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब पहले क्या कहते थे? कलेजा चाहिए इस्तीफा देने के लिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। चपरासी का पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे मतलब क्या, कहां से क्या हो गया, देखते देखते कुछ बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन ना कपटीवाल को शर्म आई है, ना कभी आएगी, ना आम अराजक पार्टी को तो कभी नहीं। अब एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं, तो हाय 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 हाय, अब छोड़ने में भी ईडी आ गई, छोड़ने में भी सीबीआई आ गई, छोड़ने में भी भाजपा आ गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो भगवंत मान को जेल में डाल के उससे भी इस्तीफा लेंगे। अरे क्या बात है, मजाक बना रखा है क्या इसको? जी
जी क्या संजीव झा, आपकी पार्टी मर्यादा से खुद चलती है, अपने आप लेकिन को ना फंसा रही है स्वच्छता याद क्योंकि रहा, ना मर्यादा कम्मा याद रहा। जी जी ओके संजीव झा 40 सेकंड, क्या शर्म आपकी इसी पार्टी बात है। खुद अपने आप को शर्म फंसा भी रही शर्मा है? गई है भारतीय जनता पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको लगातार औकात बताई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का किसी तरह से लेवल आ ही चिपक रहे जाए। हैं। दिल्ली की जनता नहीं मान रही है। इलेक्शन होने दीजिएगा, इलेक्शन होने दीजिएगा, औकात बताएंगे आपको दिल्ली की जनता। और मैं दिल्ली की जनता से कहना भी चाहता हूं, आपने चलिए, कहा तो था ना, देखिए। जो बात आप आज कह रहे हैं पहले भी कहा था। दिल्ली की जनता ने 2020 में कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा, मैसिव मैंडेट दिया। आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया। दिल्ली की जनता तो मुंहतोड़ जवाब ना केवल दिल्ली, पूरे देश में देगी, क्योंकि लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है। अरे आप चुनाव लड़ो, लड़ो शिक्षा के मुद्दे पे, लड़ो स्वास्थ्य के मुद्दे पे, है हिम्मत तो लड़ो, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ो। अगर हिम्मत है महंगाई के मुद्दे पे नकली नहीं दवाई लड़ेंगे, बेच बना के 400 बेच पार दिया कैसे पूरे दिल्ली के करेंगे? अस्पतालों में सभी दवाई की बात कर अपोजिशन रहे को, हैं। हाँ, नकली दवाई, बिलो क्वालिटी मेडिसिन बेची है नकली दिल्ली की दवाई, अस्पतालों नकली में। दवाई बिकवा करके उसको भी घोटाला कर जनता दिया। लेंगे। ये लोगों की जान से खेलते हैं आप। नकली दवाई बिकवा करके लोगों की जान से खेलने वाले कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। इस तरह से बड़ा अच्छा याद रहेगा। देखिए आज एक बिलो क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई किया आपने दिल्ली के अस्पतालों में, क्या ये सच नहीं है? नकली दवाई वो भी अलग मार्केट घोटाला में है। बिकवा करके चंदा 742 अलग करोड़ घोटाला है रुपए ले लिया भाई। इन्होंने। वो भी भाई अलग घोटाला है। सनातन की बात किसके करते पास था हुए स्वास्थ्य? गौ मांस के किसके व्यापारी पास था? चंदा ले सनातन लिया पे आ इन्होंने। गए। अब तो शर्म सनातन तो पे आ इनको गए, आना नानी भूल चाहिए गए। था। मेरी शर्म ये नानी नहीं कहती आएगी, थी मैं उस शर्म नहीं मंदिर में आएगी, नहीं जाऊंगी जो बातें मस्जिद बड़ी तोड़ बड़ी के बनाई करेंगे। गई। अब सनातन देखो, पे आ गए, नानी को ही भूल जाओगे। डरपोक होता है। अरे आम अराजक और इस पार्टी देश यार, किस किस कभी को भूलोगे आप तानाशाही लोग? को बर्दाश्त नहीं नानी किया को है। भूल जाते हो, स्वास्थ्य मंत्री को भूल जाते हो, ये शिक्षा को गाना भूल जाते हो। गाते रह जाएंगे, करते क्या हो आप लोग? जनता औकात बताएगी, चिंता नहीं करना। अरे हम गाना नहीं ये गाएंगे। ईडी के जरिए, दिल्ली की CBI जनता के आपकी जरिए, असलियत देख रही IT है के जरिए, कि 4 लाख लेकिन का वोट चाहिए लेकिन जाने के लिए। एक सेकंड मैं फैक्ट्स की बात रखना चाहता हूं। एक सेकंड संजीव झा, ऑल सेड एंड डन। देखिए तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा फिर निवेदन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी टर्न पे बोलिए और मेरे निवेदन को सभी स्वीकार करें। देखिए ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मुंगता के बीच चैट को भी कोर्ट के सामने रखा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैट है, व्हाट्सएप चैट। इस सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट में सामने रखा गया है जिनमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई है और ईडी ने अपने रिमांड पेपर में इसका खुलासा भी किया है कि के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बुच्ची बाबू मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बताया कि बीआरएस नेता की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। और आप बताइए एक्साइज पॉलिसी जो पहले कैबिनेट से अप्रूव होनी चाहिए उसके पॉइंटर्स कैसे थे के कविता के सीए के पास, बुच्ची बाबू के पास? व्हाट्सएप चैट में रिवील हो रहा है ये। तो ये कोर्ट के अंदर आई है, ये कोई ईडी सूत्रों की जानकारी नहीं है, ये कोर्ट की जानकारी है। संजीव झा मैं बता दूं जी, देखिए ये पूरी जो कहानी है, ये सारी कहानी अप्रूवर के बेस पे है। मटेरियल रिकवरी क्या है? 1.5 साल में WhatsApp chat? 1000 एम्प्लॉय, इनके सीबीआई ईडी के अधिकारी 500 जगह छापा मार के सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम ही नहीं है, ये तो ट्रायल में निकल जाएगा। मैं कहता हूं है हिम्मत तो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन ही क्यों कर रहे हैं? ट्रायल पे आ जाइए। 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर लिए, ट्रायल पे आने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर आप मुझे बताइए कि आबकारी नीति एक सवाल आबकारी नीति के पॉइंटर्स कैसे बुच्ची बाबू के पास पहुंचे? दिल्ली की आबकारी नीति थी, के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे? और की कविता ईडी ने अरेस्ट कर रखी है इसी मामले पे। ये अप्रूवर की कहानी है। एक बात बताइए, तो अप्रूवर की बात बताइए कौन है? कि 2 व्यक्ति आपस में चैट कर रहा है, 164 पे जिसका बयान हुआ है ये और इसी अप्रूवर पे कल ही फटकार लगाई है कि अगर आप अप्रूवर पे सवाल उठाते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठाएंगे। हाँ, तो फिर हमारा काउंटर सवाल ये है कि 1970 के जजमेंट में अप्रूवर को सुप्रीम कोर्ट ने अनवर्दी फ्रेंड कहा। तो फिर मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जुडिशियल माइंड पे जुडिशियल में सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, चलिए मैं सारी जाना चाहते हैं आपकी सारी बातों को ऊपर रखता हूं। मेरा सवाल है एक्साइज पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी के पॉइंटर्स बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंचे? के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे? क्या कैसे पहुंच सकते? भाई ये एस्टेब्लिश करो ना। ये मैं कहता हूं, अच्छा ठीक है, तो मैं मान लिया आपकी बात। मैं ईडी की सूत्रों से नहीं बता रहा, मैं कोर्ट में लिखा गया उसको बता रहा हूं। अमीश भाई मैं मान लिया आपकी बात,
पर ईडी जो सूत्र के हवाले कह रही है वो ट्रायल क्यों नहीं ला रही है, क्यों ठीक इन्वेस्टिगेशन है। फिर कर रही है? हो ठीक है, गया ओके, ट्रायल ओके, कंप्लीट, ओके। ट्रायल शुरू करो। अगर सत्यप्रकाश इन्वेस्टिगेशन मिश्रा, कंप्लीट हो गया क्या ये तो इतना ट्रायल सरल शुरू है करो ना, जितना क्यों नहीं दिखाई कर दे रहे रहा हो? है? कहानी क्यों बना पाया कर रहे हो? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या ये इतना सरल है जितना दिखाई दे रहा है? इतना सरल नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इस बात को आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं समझेगी और न समझने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे चेहरे से नकाब उतर गया है। केजरीवाल जो वो कट्टर ईमानदार का एक झंडा बुलंद कर घूमते थे, कल जो हाई कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की है, बहुत खतरनाक टिप्पणी है। वो आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट तक तय नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे। और मुझे यकीन है कि शायद उसके बाद वो कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगा जी। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 अप्रैल 2011 को इस देश में ईमानदार राजनीति के लिए बैठा था कि लोकपाल ले आओ, फिर लोकपाल जब नहीं बना पाए तो इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो असफल साबित हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने वाली थी, जिस कांग्रेस के लिए आप बच्चों की कसम खा के घूमते थे ना। संजीव झा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। तमाम घटक दल उनके साथ है। अखिलेश यादव ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये अखिलेश जी ने बोला। ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। वो एक केजरीवाल कहते थे ना कि सब मिले हुए हैं जी, तो सब भ्रष्टाचारी वास्तव में मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तो मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया, जो कोर्ट की स्टेटिंग कमेंट्स आए हैं, जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो अपने आप में काफी है। ये अखिलेश जी का बयान 3 दिन पुराना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आपको भी चीजों को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट, ये ऑब्जर्वेशंस और ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा है? अनुराग जी, देखिए आपका सवाल, हाँ आपका सवाल 2 हिस्सों में है। पहले एक 30 सेकंड का मैं जवाब दे दूं। आपका शीर्षक था कांटा लगा, बिल्कुल सही, कांटा लगा। सरकार की छतरी के नीचे बेरोजगारों को बेरोजगारी का कांटा लगा, जनता को महंगाई का कांटा लगा, किसान के सम्मान का कांटा लगा, महिलाओं को अत्याचार का कांटा लगा, और छात्रों को पर्चा लीक का कांटा लगा, और युवाओं को परेशानियों का कांटा लगा, मजदूरों को मजदूरी की कांटा लगा, विपक्षियों को अन्याय का कांटा लगा, और चंदे के नाम पे जो हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कांटा। कितना कांटा निकालोगे अमीर जी भारतीय जनता पार्टी? अपना कांटा जो जनता को, हर वर्ग को इन्होंने जो कांटा लगाया है, वो कांटा जनता वोट के माध्यम से कांटा निकालेगी, और वोट में कन्वर्ट कर देगी डम। वो कांटा निकालेगी अपने पैर से, और वोट के जो बॉक्स होगा ना उसमें बैलेट में दबा देगी। अरविंद केजरीवाल पे बोलने का मौका दिया, आपने उन पे बोलना पसंद नहीं करा, लेकिन 1.5 मिनट कांटा लगा पे बोल दिया। नहीं, आप बोल रहा हूं, आप बोल रहा हूं भाई। मैंने 2 हिस्से में बोला था, दूसरे हिस्से में बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे अन्याय का कांटा लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो भ्रष्टाचारी थे, 25 नाम आए थे ना, एक समाचार पत्र में छपे थे ना, 25 नाम के बारे में उनकी इंक्वायरी कैसे मंद पड़ गई, कैसे बंद हो गई, कैसे रुक गई। उन भ्रष्टाचारियों पर जिन पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, उनको साफ सुथरा कैसे कर दिया, ये भी तो जनता जानना चाहती है ना। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बातें कैसे कर सकती है? एक 25 विपक्षी नेताओं को मेरा प्रश्न आपसे है आरोप लगाती थी, उनको शामिल कर लेगी। मेरा प्रश्न आपसे है कि हाई कोर्ट, उसके बाद विपक्षों पे उंगली उठाएगी। की टिप्पणी, हाई कोर्ट की का ऑर्डर, आप उस पे भी सवाल उठा रहे हैं? हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हाई कोर्ट ने जो कहा, देखिए हाई कोर्ट, देखिए सीधी सी बात है, हम लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। आज न्यायपालिका ने आदेश दिया है, हम सम्मान करते हैं। कल वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा, नहीं। अभी का आदेश क्या है? फिर आप अच्छा, एक अनुराग जी, अभी एक यही रुकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, अभी तो पिटीशन भी 1 हफ्ते बाद, मतलब सुनवाई भी 1 हफ्ते बाद होगी, तब तक तो हाई कोर्ट का आदेश मान्य रहेगा। हाई कोर्ट का आदेश क्या इशारा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए ना, देश में है ना, निचली अदालत है, उसका इंतजार तो आम आदमी पार्टी करेगी। तो हमें सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। इसमें परेशान क्यों हो गई है भाई? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, हमें सर्वोच्च न्यायालय का भी तो इंतजार करना चाहिए। देश में संविधान न्यायपालिका है ना,
न्यायपालिका न्याय देगी, सजा देगी, न्यायपालिका का काम है। तो अभी इंतजार कीजिए ना। जवाब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों 40-25 नेताओं को, विपक्षी नेताओं को बोला इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाएंगे। और सुनिए, वेट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अब आपने बोला ऑडियो डाउन करिए भैया। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। एक समय होता था कि केजरीवाल बिना जांच के आरोप लगाते थे और कहते थे कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे जी, एक आरोप लगे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लोगों को कहते थे कि ईडी सोनिया गांधी को यदि पकड़ ले, 2 दिन इंटरोगेट करे तो पता चले वो रिश्वत का पैसा कहां रखती है। आज आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, नकाब से उतर चुका है, पूरा नकाब उतर चुका है, पूरे मुख पर शराब की। लेकिन ये अनुराग भदौरिया डिफेंड कर रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया, चूंकि अभी उनको कांटा लगा है, हार का कांटा लगेगा, तो वो गोदी में बैठ गए केजरीवाल के। अनुराग, जवाब आपको हार का कांटा लगेगा। नीतीश नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी ये क्या कहेंगे, इनको नीतीश जी के बारे में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, अब इनकी बेशर्मी है तो हम क्या करें। ये झाड़ के बैठ गए, हमें कोई भ्रष्टाचार, हमें किसी ने भ्रष्टाचारी नहीं बताया। 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे नीतीश कुमार, आपको मौका दूंगा, पहले 30 सेकंड बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी पर आरोप लगा रही थी तब भी हम कह रहे थे आदरणीय नीतीश जी ऐसे नहीं है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कैरेक्टर पे आरोप लगाया, बताइए। आप शर्म नहीं आती आज भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए बैठे आप, जो आपके नेता के बारे में क्या क्या नहीं बोला। शर्म आ जाएगी अगर आप वीडियो सुन लोगे। नीतीश कुमार के बारे में कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगाया बीजेपी ने। नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, कुशासन का लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने नीतीश कुमार पे नहीं लगाया, तेजस्वी यादव पे लगाया। कांटा वहां लगाया ना उन्होंने, तेजस्वी यादव पे लगाया, सभा में बोला, नीतीश कुमार पे नहीं लगाया। सम्मान के बारे में, महिला सम्मान, सत्यप्रकाश कुमार की शुचिता की राजनीति और गैर परिवारवाद की राजनीति पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो नीतीश जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो समाजवादी हैं, परिवारवादी नहीं है और ईमानदार हैं। अनुराग जी प्लीज, ये कांटा लग जाएगा फिर आपको, बड़ा जोर का कांटा लगेगा और झटका भी लगेगा बड़ा जोर का, जब आपकी जमीन खिसकेगी और भ्रष्टाचारियों की गोद में जो जाकर बैठे हैं आप और उस पर केजरीवाल की ताली बजा रहे हैं, जिनका मुख पुता हुआ है भ्रष्टाचार की कालिक से, तो कांटा आपको जनता दौड़ा दौड़ा के लगाएगी वोट की जगह। और टक्कर में आप रुक करेंगे सीधा धर्मेंद्र यादव का। समाजवादी पार्टी का आज मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, वचन पत्र आया है। उस वचन पत्र में क्या खास बातें हैं और क्या क्या कहना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव, मुख्तार अंसारी से लेकर राम मंदिर पर, आज पहली बार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ एक्सक्लूसिव है। अभिनंदन है। न्यूज 18 पर सवाल सबसे पहला यही है कि आज घोषणा पत्र आया है समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपकी विरोधी है तो यही कह रही है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, वही वादे हैं, वही इरादे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आके पूरी नहीं कर सकती। देखिए अमीश जी, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के पिछले जितने भी घोषणा पत्र हैं अगर आप उनको देखेंगे और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को देखेंगे तो हर बार हमारा घोषणा पत्र छोटा पड़ गया और हमारी सरकार की उपलब्धियां बड़ी हुई। बल्कि बीजेपी के लोग जो बात कह रहे हैं, इन बीजेपी के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की गई थी। आज की तारीख तक उनके वादे के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखिए देश का कैसा दुर्भाग्य कि बीजेपी के लोगों के इस काल में देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। यही बीजेपी के लोग थे जब 410 का सिलेंडर था तो राजघाट पे जाके प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज सिलेंडर 1200 पे रखा है। जब डीजल पेट्रोल 60 के नीचे था तब ये प्रदर्शन करते थे, आज 100 के पार है। जब ये कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश का रेल बेच दिया, देश का तेल बेच दिया, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश के हवाई जहाज बिक गए, देश के बंदरगाह बिक गए, देश की बीमा कंपनियां बिक रही हैं, देश की बैंकें बिक रही हैं, देश का रेल बिक रहा है। पर रेलवे पर तो आपने बोला, उसको फैक्चुअली मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। रेलवे तो बिका नहीं है, रेलवे तो वैसे का वैसा ही है। बहरहाल ये आपके आरोप है। लेकिन अमीश जी अमीश जी जो हमारे पुरखों ने इतने सालों में बनाया था जी, वर्तमान सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। लेकिन देखिए आपका आज घोषणा पत्र आया है, लेकिन आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए जी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को लेकर बीजेपी क्या बयान देती थी। लेकिन सेंसेक्स 75,000 के पार है धर्मेंद्र भाई। के बाद धर्मेंद्र यादव जी, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 75,000 के पार है
ऑल टाइम हाई पर है। और सेंसेक्स जब नरेंद्र मोदी स्टॉक सत्ता में आए थे बात छोड़िए अमीश 2024 जी, में, सच्चाई 2014 में तो देखिए 25,000 था, अमीश जी, 50,000 बढ़ा है वहां से स्टॉक मार्केट। अमीश जी जी देखिए, ये शेयर मार्केट बहुत सीमित लोगों के लिए है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित निचले तबके के लोगों को, गरीबों की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये जानते हैं महंगाई बढ़ी है, हम ये जानते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, हम ये जानते हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम ये जानते हैं किसानों की बर्बादी हुई है। 700 किसानों के काले कानून के आंदोलन के विरोध में 700 किसानों की हत्या हुई है एक तरह से बीजेपी की सरकार के राज में। ये आपका आरोप है धर्मेंद्र जी, ये आपका आरोप है। लेकिन चलिए मैं आपके खिलाफ धर्मेंद्र यादव थार गाड़ी चढ़ाई है, वो आज गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। जी आजमगढ़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, राज्य मंत्री बने हुए हैं। धर्मेंद्र यादव आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे, जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है। और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। मोदी की झोली में आजमगढ़ की सीट जाएगी, निरहुआ ये कह रहे हैं। अरे सुनिए, आप ही की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं। और जैसा हम और आप सब जानते हैं, कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जहां तक 400 पार की बात है बीजेपी की, ये उसी तरह का जुमला साबित होगा जैसा सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंच गए थे, उसी तरह का ये जुमला 400 पार का भी साबित होगा। आपको जुमला क्यों लगता है 400 पार का? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो किया है। 370 हटाने को कहा था, कर दिया। 3 तलाक हटाने को कहा था, कर दिया। रामलला का मंदिर बना दिया। और अब कह रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम बोला 300 पार, सबने मजाक उड़ाया। उससे पहले कहा कि हम बहुमत अपने दम पे लेके आएंगे, सबने मजाक उड़ाया। आज वो कह रहे हैं 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी। और ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ी जीत मिल सकती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। देखिए, ओपिनियन पोल क्या बता रही है, मीडिया क्या बता रही है, हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं जी, क्योंकि हम लोग जमीन पे हैं। और ये 400 पार का नारा, जैसे बीजेपी जो मोदी जी की आपने कुछ बातें गिनाई, मैं उन्हीं मोदी जी की बातों को गिना रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था सबके खातों में 15 लाख पहुंचेंगे। मोदी जी ने ही कहा था किसानों की आमदनी दूनी होगी। मोदी जी ने ही कहा था डॉलर के मुकाबले पर रुपया मजबूत होगा। मोदी जी ने ही कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। बताओ उसके बाद क्या हुआ? जी चलिए, मैं बातों को मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि आप 10 साल से वो शासन में हैं, 10 साल से वो राज कर रहे हैं। आज समय आ गया है उनकी समीक्षा का। चलिए, मैं और देश की जनता समीक्षा बिल्कुल, आप समीक्षा करना बिल्कुल काम है और समीक्षा होती भी है और गाय बगाए समीक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे अगला प्रश्न है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि समाजवादी पार्टी का 20 पन्नों का लगभग घोषणा पत्र है। आज अखिलेश यादव जी ने इसको प्रेजेंट किया, उसको मैं पढ़ रहा था। उसमें जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़ी बात कही गई और पूरी जिम्मेदारी से वो बात की गई। लेकिन सरकार में आप अकेलौते तो आ नहीं सकते, गठबंधन में आएंगे। लेकिन ममता दीदी को जातिगत जनगणना पसंद नहीं है, तो करवा कैसे पाइएगा? देखिए, 100% जातिगत जनगणना होगी, 2025 तक होगी। इंडिया गठबंधन के अधिकांश पार्टियां इस पर सहमत हैं। ममता दीदी जो आज आपको सहमत नहीं है, उनको भी हम उनको भी सहमत करेंगे। आप आने तो दीजिए शासन में जी, आप आने दीजिए शासन में। और यही बीजेपी के लोग, मुझे याद है मैं सदन में मौजूद था 2010 के अंदर, जब जाति जनगणना को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी जी, तो ये बीजेपी के लोग बढ़ के भाषण दे रहे थे जाति जनगणना के पक्ष में। जी धर्मेंद्र यादव, पिछड़ों की जाति जनगणना ना हो जाए, पिछड़ों को उनको राजनीतिक ताकत का एहसास ना हो जाए, वो अपना हक अधिकार न मांगने लगे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के तथ्यों के साथ हक न मांगे। इस वजह से बीजेपी जाति जनगणना से डर रही है। और समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है देश के अंदर 2025 तक जाति जनगणना होगी। और ये आपका दृढ़ संकल्प है। बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी सहमत है, लेकिन एक संकल्प और दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी सहमत है जी जी, क्योंकि समय हमारे पास संक्षेप है, मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का एक और संकल्प दिखाई दे रहा है कि वो कई जगह कैंडिडेट बदल रही है, और ये कंफ्यूजन का संकल्प है या कुछ और है? तो ये कोई संकल्प नहीं है, तो आंतरिक रणनीति है।
अरे ये तो आंतरिक रणनीति कंफ्यूजन होती कहा है जाता है इसको धर्मेंद्र जी। पार्टी को कब क्या फैसला लेना है, पार्टी को कब क्या फैसला लेना, ये आंतरिक रणनीति है। मैं कहता हूं कि बीजेपी ने भी अभी तक घोषित नहीं कर पाए, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, घोषणा करने के बाद कैंडिडेट बदल रहा है, एक बदला जाए तो मैं समझ में जाता हूं, समझा जाता है। यहाँ तो कई सारे हो गए ना। अरे आंतरिक मामला है पार्टी की। नहीं, बिल्कुल आंतरिक मामला है, लेकिन चुनाव तो सार्वजनिक है ना। रणनीति है, मामला आंतरिक है, लेकिन पब्लिक तो सार्वजनिक है, वोट तो सार्वजनिक डाले जाएंगे। नॉमिनेशन डेट के लास्ट समय तक, नॉमिनेशन फाइलिंग तक जो उम्मीदवार होगा वही हमारा उम्मीदवार है, और उसी उम्मीदवार के लिए परिणाम 4 जून को आप देखोगे। समाजवादी पार्टी के लिहाज पर, लेकिन आरोप बड़े सारे लग रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आप समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप में आते हैं, आरोप बड़े सारे लग रहे हैं कि आजम खान साहब का दबाव आ गया था जेल से, और आजम खान के दबाव में कई फैसले बदले गए हैं, और उसी वजह से गड़बड़ हो गई है। नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है। आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया होगा तो पार्टी ने पहले भी माना, आगे भी माने, और वो जो सुझाव देंगे पार्टी हित में ही देंगे। ये कैसे आप सोचते हैं कि वो पार्टी हित में सुझाव नहीं देंगे? नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। अब आप दिए भी होंगे जी, और बदायूं में तो बदायूं अरे आप क्यों गड़बड़ ढूंढ रहे हो? आप करोड़ों, आप सोचिए आज हमारे अग्निवीर के नौजवान परेशान, उस तरफ आपकी चिंता नहीं है। आज 60-60 लाख नौजवान परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, कम से कम इनकी चिंता करो। ये तो पार्टी के हमारे आंतरिक फैसले हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि नहीं, पर अभी तो आपकी पार्टी को तो इन कैंडिडेट की चिंता है। अब आप बताइए, बदायूं से चाचा शिवपाल ने 10 दिन प्रचार भी कर दिया, और फिर उन्होंने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अब आदित्य यादव को टिकट दे दीजिए। इससे बढ़िया तो धर्मेंद्र यादव पहले ही लड़ लेते वहां से, आपकी तो सीट भी रही है वो कई बार। देखिए, ये पार्टी की आंतरिक रणनीति है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अगर आजमगढ़ भेजा है तो मैं ये मानता हूं, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं इस नाते, क्योंकि ये क्षेत्र श्रद्धेय नेताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने एक बार फिर मुझे भेजा है, ये मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगला सवाल आपसे बिल्कुल संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा इसका। आप राम मंदिर गए? अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीर जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीर जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो आपके द्वारका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है, और आपके तो ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूं जी जी। मैं। नहीं 12 ज्योतिर्लिंग गया हूं, चारों धाम गया हूं भगवान विष्णु के। नहीं, बिल्कुल आप गए होंगे। मैं आपकी भक्ति भावना पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या रामलला के दरबार गए आप? हमारे लिए आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, हमारे लिए धर्म, और अयोध्या में ही रामलला का मंदिर बना जाएंगे हमारे लिए। और सुनिए, और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं जी, ये बंद करिए बीजेपी के लोगों को क्रेडिट देना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। वो बीजेपी की सरकार थी तो उनके समय हो गया, कोई और सरकार होती वो भी करती। ये बात आज नहीं, मैं आपसे कहूंगा, आज कोई चीज छुपी नहीं है। सन 90 में मैं तो अभी क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा धर्मेंद्र यादव जी, मैं तो क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, योगी आदित्यनाथ को जाता है, अमित शाह को जाता है, जेपी नड्डा को जाता है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर अभी आपने कहा था कि मोदी जी ने बनवाया। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं मोदी जी ने बनवाया। मैं तो कह रहा हूं राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। राम मंदिर 22 जनवरी को बनके तैयार हो गया है। क्या आप राम मंदिर गए? सवाल मेरा ये था। मैं फिर पूछ रहा हूं, रामनवमी आने वाली है, 17 तारीख को रामनवमी है, जाएंगे तो आप राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीर जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीर जी को दिखा के नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए जरूर मेरे को देखिए, मैं तो कह रहा हूं, जब देखिए रमजान का महीना चल रहा है, आस्था का विषय, इफ्तारी भी तो दिखा के नहीं करी जाती थी ना, का विषय नहीं है। तो रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी भी तो दिखा के करी जाती थी, तो राम मंदिर भी दिखा के चले जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं किसी का। लेकिन देखिए, राम के द्वार तो सबको जाना होता है, जीवन की शुरुआत में भी और जीवन के अंत में भी। कि वो धर्म को लाइव करें, धर्म को लाइव करें। हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन जितना हम अपने धर्म को मानते हैं, हम दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं। एक धर्मेंद्र, यही है हमारा धर्म। धर्मेंद्र जी कि सभी बिल्कुल आखिरी दो सवाल है मेरे, आखिरी 2 सवाल है। क्या आपको लगता नहीं है कि राम मंदिर अगर आप चले जाते तो कुछ बिगड़ता नहीं?
कारण क्या है, क्यों नहीं जा पाए? देखिए, मैंने कहा कि धर्म किसी को बता के करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर 12 ज्योतिर्लिंग गया हूँ, मैं चारों भगवान विष्णु के धामों पे गया हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि हमने कभी आप लोगों को नहीं दिखाया न जताया। ये हमारे लिए व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम का हम सब लोग अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। जी जी। लेकिन जो लोग भगवान श्री राम की बात करते हैं, कम से कम उनकी मर्यादा से कुछ सीख लें। ठीक कुछ है, सीख लें मर्यादा ठीक से। है, बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी दौर है, आखिरी कुछ तो सीख लें मर्यादा से। आखिरी 2 सवाल है। एक आपका कमेंट बड़ा वायरल हुआ था, जो कि हाउ यू कैन रोको मी, बहुत वायरल हुआ था। शायद मुझे लगता है कि अगर टॉप वो गुस्से में बयान आपने कोई गुस्से गलती से निकल गया था या आपने जानबूझ को दिया था और आपको लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये तो पटाखा बन जाएगा। अच्छा, ये आप सोचिए अमीश जी, आपका शो का टाइम हो रहा हो जी और आपका स्टाफ गेट पे रोक दे जी, तो क्या आप पेशेंस लूज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे? नहीं, कोई भी कर सकता है पेशेंस लूज, इसमें तो कोई, मैं तो ऑन लाइटर नोट सवाल पूछ रहा हूं, बस हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूं। आपको पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा जवाब? अरे मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी ईवीएम दिख रही थी, मुझे अपना बयान और जवाब नहीं दिख रहा था ना। मुझे ये दिख रहा था कि कैमरे पे लाइव चल रहा हूं। मुझे केवल दिख रहा था कि हमारी ईवीएम अंदर ना बदल दी जाए जी, जो कि अक्सर बीजेपी के लोगों की महारत हासिल है इस मामले में। लेकिन आजकल वो लेटेस्ट ट्रेंड हो गया है, कहीं पर भी वो फिट हो जाता है। कभी आपके बच्चों ने आपको दिखाया कि देखिए पापा आपका ये बयान कितना वायरल हुआ है, उसने आपको वर्ड फेमस बना दिया? नहीं, वो कोई इशू नहीं। बच्चों से पहले मेरे पास, अरे क्या अमीजी आप भी किन चीजों में फंसे हो? क्या स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है? किससे नहीं हुई है बता दो आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े से बड़े नेता, मैं कभी पर्सनल नहीं जाता हूं जी, तो आपको भी इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये पहला चुनाव है कि आप नेताजी दुनिया में नहीं है, उनके बिना ये चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, तो इट इज अ इमोशनल मूवमेंट आल्सो फॉर यू, व्यक्तिगत रूप से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी के जब कभी नाम, जब कभी याद या जब कभी चर्चा होती है तो स्वाभाविक तौर पर आप भी महसूस कर सकते हैं। आप भी किसी के बेटे होंगे, आप भी किसी के भतीजे होंगे जी, और आप भी किसी को दिल से बहुत मानते होंगे, तो वो बहुत पर्सन टू पर्सन है, वो बड़ा पर्सनल है जिसको महसूस किया जा सकता है, और हर इमोशनल आदमी महसूस करेगा उसको। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चुनाव के लिए। अब आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज की टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। अगले कुछ दिनों में भारत अपनी नई सरकार चुनने जा रहा है व्यूअर्स। बीजेपी का दावा है कि इस बार एनडीए 400 सीटें जीतेगा, तो इंडिया गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है, दोनों का अधिकार है। लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। इंडिया अलायंस और खासतौर पर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि मोदी सरकार ने बीते 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था आरोपों से नहीं, तथ्यों के आधार पर चलती है, सत्यों पर चलती है, और अर्थव्यवस्था को कैलकुलेट किया जाता है। और तथ्य क्या है, ये आज आपके समक्ष में रखता हूं। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भारतीय स्टॉक मार्केट, भारतीय बाजार ने अपनी शक्ति दिखाते हुए जबरदस्त छलांग लगा दी, और इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी ने इतिहास के हाईएस्ट मार्क को टच कर दिया। सेंसेक्स कल 75,000 के लेवल को टच करते ही यह खास रिकॉर्ड बन गया। खास बात यह है कि बीते 10 सालों में, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, सेंसेक्स 50,000 पॉइंट ऊपर चढ़ चुका है। सेंसेक्स के अलावा निफ्टी 22,768 के ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा। इसके साथ ही बीएसई का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के पार निकल गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इन 10 सालों में हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना को झेला है। इसके अलावा दुनिया मंदी के हालात से भी गुजर रही है। आप आसपास हालात देखिए, यूके में हालात देखिए, यूएस में हालात देखिए, चाइना में हालात देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन भारत की रफ्तार इस दौरान कभी नहीं थमी। 2004 में सेंसेक्स 5,000 के आसपास था, 2006 में 10,000 और 2007 में 20,000 तक पहुंचा। 2014 में मोदी की सरकार आती है, मोदी सरकार सत्ता संभालती है,
और उस वक्त सेंसेक्स था 25,000 के आसपास और 9 अप्रैल 2024 को यह 75,000 के पास पार पहुंच गया। मार्केट और इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसेक्स जल्द ही 80,000 के पार जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है व्यूअर्स, कांग्रेस ने नोटबंदी जीएसटी को हमेशा पानी पी पी कर कोसा। खासतौर पर राहुल गांधी ने तो कई मौकों पर खुलकर कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश के लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। लेकिन इन दावों के उलट फैक्ट ये है, सत्य ये है, तथ्य ये है कि भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और दुनिया हमारी आर्थिक तरक्की के बारे में बात कर रही है। 2014 के बाद से इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने विदेशी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले भारतीय बाजार में 40% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। दुनिया भर में निफ्टी 214% और सेंसेक्स 210% की ग्रोथ के साथ पहले और दूसरे नंबर का सूचकांक है यानी इंडेक्स है। इसके बाद नंबर आता है S&P 500 का, जबकि चौथे नंबर पर निकाई और 5वें नंबर पर डाउ जोन्स है। बात साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ देश को बड़ी सैन्य शक्ति बनाया है बल्कि भारत अब बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर भी उभर रहा है। दुनिया में अपना अलग मुकाम भारत हासिल कर चुका है और भारत की आर्थिक तरक्की यहां थमती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि वो तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाकर ही दम लेंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन बाजार की तेजी अपने आप में काफी कुछ बता रही है, काफी कुछ बयां कर रही है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स के आधार पर चलता है और सेंसेक्स की रफ्तार बता रही है कि मार्केट में सेंटिमेंट इस समय बहुत पॉजिटिव है। तो ये थी अर्थव्यवस्था की कहानी, स्टॉक मार्केट्स की कहानी। मुझे लगा ये आपके समक्ष पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।